चलो देखो भाई, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने राज्यसभा खत्म किया था। जो हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्त, देखो मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ आप लोगों को। हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान का भाग 5। बहुत अच्छे तरीके से सुनना। हम पढ़ रहे हैं पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भाग 5 के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। देखो भाई, जिन लोगों को नहीं पता है आप लोग एक काम करिएगा, इससे पहले वाला लेक्चर देखिएगा, उसमें सारी की सारी चीजें समझाई गई हैं। इस वाले में बस एक ही चीज बता रहे हैं, भाग 5 में जो टोटल आर्टिकल हैं वह 52 से लेकर 151 तक है। टोटल आर्टिकल पार्ट 5 में 52 से लेकर 151 आर्टिकल तक है, क्योंकि जितने भी पार्ट्स हैं वो आर्टिकल्स में बांटे गए हैं। अब सुनो, मैंने आपको बताया था इसमें अलग अलग आर्टिकल्स हैं, ठीक हो गया, इसको अलग अलग बांटा गया है। तो जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं बस 79 आर्टिकल से लेकर लगभग 122 आर्टिकल तक। समझ में आ रहा है ना? ये वाला पार्ट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, बस इतना दिमाग में रखिएगा। बाकी के लिए आप लोग इससे पहली वीडियो देखिएगा, तो वहां पर को समझ में आ जाएगा। इसमें है हमारी विधायिका, या जिसे आप बोल सकते हैं, इसमें हम केवल और केवल बात करेंगे संसद के बारे में, यानी कि जिसे हम कहते हैं बच्चों पार्लियामेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट, संसद बोला जाता है। इसी में हम बात कर रहे हैं संसद के बारे में। संसद के 2 अंग होते हैं, या 3 अंग होते हैं, वैसे अभिन्न अंग होता है तीसरा वाला। मगर अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले हमने जो बात करी थी राज्यसभा के बारे में बात करी थी दोस्तों। अब जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं लोकसभा के बारे में। आज राज्यसभा का टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में खत्म कर दिया था, और आप लोगों को बताया गया था कि भैया राज्यसभा में क्या क्या सारी की सारी चीजें थी, A to Z आप लोगों को सारी चीजें बता दी गई थी। ऐसे ही आज हम लोग डिस्कस करेंगे लोकसभा। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स यानी कि संसदीय कार्यवाही जैसे टॉपिक। तो फिलहाल समझिएगा, देखते हैं, बोलेंगे नहीं बिल्कुल भी। आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, लोकसभा। सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था आर्टिकल 79 कहता है कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद किस किस चीज से बनी हुई होगी। आर्टिकल 80 में राज्यसभा है, तो याद रखेंगे बच्चों, अगर आपसे पूछा जाता है कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा किस किस चीज से मिलकर बनी होगी, या लोकसभा किस तरीके से होगी, लोकसभा का जो अनुच्छेद है वह 81 है। समझ में आ रहा है ना? अब थोड़ा सा इसके अन्य नामों के बारे में बात करते हैं। आपको बताया था कि जो लोकसभा होती है बच्चों, लोकसभा में कभी भी, यानी कि आई रिपीट, जो लोकसभा होती है, लोकसभा में मेंबर जो होते हैं वह डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, पीपल यानी कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? और दूसरा एक और बात बताई थी कि पहले राज्यसभा का गठन हुआ था, उसके बाद लोकसभा का गठन हुआ। ध्यान से सुनिएगा, पहले राज्यसभा का गठन हुआ, फिर लोकसभा का गठन हुआ। तो इसीलिए राज्यसभा पहले गठन हुआ तो अपर हाउस, और अगर लोकसभा का बाद में गठन हुआ तो इसे कहा जाता है लोअर हाउस, या बच्चों आप लोग इसे एक और चीज कह सकते हैं निम्न सदन। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे, इसी को कहा जाता है निम्न सदन। और आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, एल से लोकसभा, एल से लोअर हाउस। समझ में आ रहा है ना? आई रिपीट, आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, एल से लोकसभा होती है और एल से ही लोअर हाउस होता है। समझ में आ रही है? और जो इसका अन्य तीसरा नाम आप बोल सकते हैं लोअर हाउस के साथ साथ, इसी को हम बोल सकते हैं टेम्परेरी हाउस। याद रखिएगा, इसी को बोला जाता है अस्थायी सदन। अच्छा, टेम्परेरी हाउस क्यों बोला जाता है? मैंने आपको बताया था ना भाई, जो हमारी राज्यसभा होती है वह परमानेंट हाउस होता है। समझ में आ रहा है? राज्यसभा जो होती है हमारी परमानेंट होता है, स्थायी होता है। इसलिए होता है भाई परमानेंट, क्योंकि यहाँ पर को जो मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा कभी भी खाली नहीं होता है। या अगर मैं थोड़ा स्टैंडर्ड वे में बोलूंगा तो राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता है, डिसॉल्व नहीं होती है राज्यसभा। मगर जो हमारी लोकसभा होती है बच्चों, याद रखेंगे, लोकसभा का विघटन होता है प्रत्येक 5 सालों में, क्योंकि जो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है वह 5 सालों का होता है। और उसके बाद जो होता है भैया, लोकसभा का सदस्य, यहाँ 6 साल का कार्यकाल होता है या 5 साल का कार्यकाल होता है। 5 साल बाद, हर 5 साल बाद लोकसभा एक बार वैकेंट होती है, खाली होती है। समझ में आ रही है बात? इसीलिए ये होता है हमारे पास टेम्परेरी हाउस, अस्थायी सदन। और एक और बात है, अगर यहाँ पर को अगर सरकार गिर जाती है तो उस समय भी ये खाली हो जाता है। तो ये 2 कारण है, अभी आप आगे को समझेंगे। अभी बस हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, बस समझते जाइए चीजों को, और समझते जाइए और सुनते जाइए। हर एक चीज के पीछे लॉजिक होता है, लॉजिक के साथ पढ़िएगा तो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा आने वाले समय के लिए। ये 3 पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तीनों के तीनों वेरी बेसिक पॉइंट्स हैं। आर्टिकल 80 अनुच्छेद 81 में लोकसभा का हम ऐसा कह सकते हैं कि गठन दिया हुआ है। लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81, लोअर हाउस निम्न सदन, टेम्परेरी हाउस अस्थायी सदन। चलिए अब थोड़ा सा आगे को बात करते हैं, और बात करते हैं इसके सदस्यों के बारे में। तो याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाता है मेंबर्स, याद रखेंगे इसमें अगला जो पॉइंट होगा, ये 3 पॉइंट इंट्रोडक्शन थे। अब हम बात करते हैं मेंबर्स के बारे में, सदस्यों के बारे में। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, सदस्यों के बारे में हम बात करते हैं
मेंबर्स के बारे में बात करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा इस बार की परीक्षाओं में, बिल्कुल अच्छे तरीके से सुनते रहेंगे। देखो अभी तक वैसे जो अधिकतम सदस्य होते हैं, मैक्सिमम जो मेंबर्स होते हैं वो 552 हुआ करते थे। मेरी बात को अच्छे तरीके से सुनिएगा, अधिकतम सदस्य जो हुआ करते थे वह 552 हुआ करते थे, मैक्सिमम मेंबर्स वर 552। मगर अभी वर्तमान में, मेरी बात को अच्छे तरीके से सुनिएगा, अब जो है यह 552 की जगह 550 हो गए हैं, क्योंकि जो यहां पर से 2 माइनस हुए हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो ये 2 माइनस हुए हैं ये एंग्लो इंडियन थे, जो 2 माइनस हुए हैं ये एंग्लो इंडियन थे। और पिछली लोकसभा, समझ में आ रही है बात, 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, पिछली लोकसभा यानी कि 2019 वाली लोकसभा में ये 2 आंग्ल भारतीयों को नामित नहीं किया गया है, और इसके लिए है 104वां संविधान संशोधन। 104 बार ही हो गया अभी तक भारत के संविधान में, 105वां बिल अभी आ रहा है मेरे ख्याल से संसद में हलचल में। 104 बार ही आज तक संशोधन हो रखा है हमारे संविधान में। There are 124 times we have amended the Constitution of India, और 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इन 2 सीटों को माइनस कर दिया गया। देखो बच्चों होता क्या है आपको मैं बताता हूँ, बिल्कुल अच्छे तरीके से सुनिएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ये टॉपिक अगर भाग 5 समझ गए तो पूरी की पूरी क्वालिटी समझ में आ जाएगी, और अगर नहीं समझ पाए, अगर इतने प्यार से बता के एक पॉइंट बता के भी अगर पूरा ध्यान यहाँ नहीं होगा तो नहीं समझ पाओगे। तो पूरा फोकस इधर होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। देखिएगा इधर, अब जब बात इसको एमसीक्यूज कराएंगे, इसके क्वेश्चंस देंगे, उस समय में अगर गड़बड़ करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, पेपर में आएगा फिर दिक्कत हो जाएगी, समझ में आ रहा है। देखिएगा फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ये 2 लोगों को हटाया, 104वें संविधान संशोधन, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है अमेंडमेंट 2019। अब सुनो, देखो होता क्या है, जो राज्यसभा होती है, ध्यान से सुनते रहना, हर एक चीज को कंपेयर करके पढ़िए। अगर आपसे पूछा जाता है राज्यसभा, तो आपको पता है भाई यहाँ पर कोई राष्ट्रपति 12 लोगों को नामित करता है, 12 लोगों को नॉमिनेट करता है, और जो 12 लोग होते हैं ये 4 सब्जेक्ट से होते हैं या 4 क्षेत्रों से होते हैं, समझ में आ रहा है। मगर जो लोकसभा होता है यहाँ पर को बस 2 लोगों को नामित करता है, और ये 2 के 2 लोग आंग्ल भारतीय होते थे, एंग्लो इंडियन होते थे। ध्यान से सुनते रहो बस, ये 2 लोग आंग्ल भारतीय होते थे, एंग्लो इंडियन होते थे। ये 12 लोगों को तो राष्ट्रपति आज भी नामित करता है, समाज सेवा, साहित्य, विज्ञान, और दूसरा हो गया कला, समझ आ रहा है ना। इन 4 क्षेत्रों से 12 लोगों को आज भी राष्ट्रपति नामित करता है। मगर अब जो ये 2 आंग्ल भारतीय है, चलो एक और चीज यहीं पर को लिख के एक और चीज समझते हैं, ये जो 2 आंग्ल भारतीय होते हैं, इन लोगों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता था या नामित करता था। अगर हम यहाँ पर कोई एक और बात करेंगे, देखो आपको एक और पता है, राज्य की विधानसभा होती है, ये स्टार्टिंग में मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया था। राज्य की विधानसभा में भी जैसे लोकसभा होती है वैसे ही विधानसभा होती है। लोकसभा में 2 राष्ट्रपति नामित करता था आंग्ल भारतीयों को, ऐसे ही विधानसभा में 1 आंग्ल भारतीय को गवर्नर नॉमिनेट करता था। अब ये भी नहीं है, जैसे हमारे राज्य की अगर विधानसभा के बारे में बात करेंगे, उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली में देयर वर 71 सीट्स, पहले तक 71 सीट्स थी, अब ये 70 हो गई, क्योंकि जो एक आंग्ल भारतीय है, अब ये नहीं होता है, समझ में आ रहा है ना। तो ये आंग्ल भारतीय वाला 204वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा अब आंग्ल भारतीयों को नामित नहीं किया जाता। तो अगर अब के हिसाब से पूछेगा तो याद रखेंगे, अभी के हिसाब से जो अधिकतम सीटें होती हैं, पहले के हिसाब से पुरानी बुकों में आपको अभी भी 552 दिखेगा, अब के हिसाब से 550, यहां से यहां याद रखिएगा। ये जो स्टोरी हुई है, यहां से यहां की जो स्टोरी हुई है, इसमें 2 नेगेटिव हुए हैं, -2 हुए हैं, और ये -2 जो हुए हैं यह 104वां संविधान संशोधन है 2019 का। तो 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत इनको क्या किया गया है, माइनस किया गया। और याद रखेंगे अगर आपसे प्रेजेंट सदस्य पूछा जाएगा तो वह 545 है, ध्यान से सुनते रहेंगे, इंपॉर्टेंट, क्लियर हो गया ना। वह जो सदस्य है हमारे पास 545, ये तो मैक्सिमम हो गया। अगला पॉइंट, मेंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपसे पूछेगा प्रेजेंट में, अगर आपसे पूछेगा कि वर्तमान में सदस्य कितने हैं, ध्यान से सुनते रहिए। अगर आपसे पूछता है कि वर्तमान में सदस्य कितने हैं, तो आपका आंसर होगा सर 545 हैं। अच्छा, इसमें से भी एक अच्छा सा क्वेश्चन बन सकता है, जो हमारे पास 545 सदस्य हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, इसमें से याद रखिएगा जो 530 सदस्य होते हैं वो तो राज्य से होते हैं, समझ में आ रहा है ना। मगर ध्यान से समझेंगे, देखो मैं बताता हूँ, 530 सदस्य होते हैं, 530 जो होते हैं वो स्टेट से होते हैं, यानी कि राज्यों से होते हैं। अभी जब हम पढ़ेंगे आगे को भी, और भी आएगा आगे को, जब हम स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़ेंगे। और जो इसमें से जो बचे हुए 15 नहीं, इसमें से 13 होते थे, समझ में आ रहा है। आप 2 तो हटा दिए हैं, तो इसको 543 कर लीजिए, समझ में आ रहा है, 2 हटा दिए, क्योंकि जो 13 होते हैं भैया, ये यूटी, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश से होते थे, यानी कि यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश से होते थे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, समझ में आ रहा है ना, पेपर में पूछा भी गया है। वर्तमान में सदस्य, और अगर आपसे पूछा जाएगा प्रेजेंट में सदस्य, समझ में आ रहा है ना। तो 2 हट गए, तो 545 की जगह बच गए 543, समझ में आ गया। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों
इसके मेंबर्स के इलेक्शन के बारे में। क्लियर हो गया? ये मेंबर्स हो गए। अब हम बात करते हैं मेंबर्स के इलेक्शन के बारे में, यानी कि मेंबर्स का चुनाव कैसे कराया जाता है। ध्यान से बस सुनते रहिएगा। जो मेंबर्स होते हैं ये चुने कैसे जाते हैं। आप सभी लोगों को पता है बच्चों, यहाँ पर कोई जो इलेक्शन होता है वह डायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। और प्रत्यक्ष चुनाव मतलब जिसमें डायरेक्ट जनता द्वारा वोट दिया जाता है। प्रत्यक्ष चुनाव आयोजित कराया जाता है लोकसभा के सदस्यों के लिए। और प्रत्यक्ष चुनाव की जो पद्धति होती है या प्रत्यक्ष चुनाव की जो मेथड होती है, उसी मेथड को कहा जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। और याद रखेंगे, यहाँ पर कोई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, यानी कि 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी व्यक्ति होंगे, वयस्क व्यक्ति हो, सभी लोग भाग ले सकते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन है भाई, इसमें ज्यादा कुछ समझना नहीं है। हाँ, एक ही आपको ये पता होना चाहिए, कभी अगर लिखोगे, कभी अगर अच्छे पेपरों में लिखोगे, वैसे ऐसा नहीं आता है, बट फिर भी याद रखना है, डायरेक्ट इलेक्शन की एक पद्धति होती है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि जो आप लोग वोट देते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। जैसे जब भी आप लोग वोट देते हैं ईवीएम मशीन में दो, समझ में आ रहा है, बैलेट पेपर पर दो, तो वहां पर को जब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जब आप एक या दो ऑप्शंस पर टिक लगाते हैं या एक ऑप्शन पर आप सेलेक्ट करते हैं, तो उसी मेथड को कहा जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। देखो मैं आपको बताता हूं, अभी हम पढ़ेंगे थोड़े दिनों बाद डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन में तो क्या होता है भाई, एक आदमी को आप चुनते हैं, वो सेलेक्ट हो जाता है, समझ में आ रहा है ना। तो जिसके पास ज्यादा वोट होंगे, 50% से ज्यादा जिसके पास होंगे, वह जीत जाएगा, समझ में आ रहा है ना। मगर एक दूसरी पद्धति होती है चुनाव की, जिसे हम लोग बोलते हैं एसटीवीएस, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। अभी हम जब पढ़ेंगे राष्ट्रपति का चुनाव, मान लो 3 उम्मीदवार हैं, ध्यान से सुनिएगा, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, हल्का हल्का समझा रहे हैं, इसीलिए पहले ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं, अन्यथा पहले राष्ट्रपति भी पढ़ा सकता था। सुनिएगा, 3 उम्मीदवार दोनों में है, ये डायरेक्ट चुनाव है, ये इनडायरेक्ट चुनाव है। ध्यान से सुनो, डायरेक्ट चुनाव में तो मैंने बोला मेरे को, मैं इसको वोट दे रहा हूं दूसरे वाले को, समझ में आ रहा है ना। किसी और ने बोला मैं भी इसको दे रहा हूं, किसी और ने बोला मैं इसको दे रहा हूं, खत्म हो गई कहानी। अगर हम इनडायरेक्ट इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे तो इसको बोलते हैं एसटीवीएस, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, एकल संक्रमणीय पद्धति। इसमें आपको सबको वोट देना पड़ता है, मगर वरीयता के अनुसार। जैसे मैंने बोला कि मैं पहले नंबर पर इसको रखता हूं, दूसरे नंबर पर इसको रखता हूं, तीसरे नंबर पर इसको रखता हूं। दूसरा व्यक्ति आया, उसने बोला मैं पहले नंबर पर इसको रखता हूं, दूसरे नंबर पर इसको रखता हूं, तीसरे नंबर पर इसको रखता हूं। तो ये वरीयता वाला सिस्टम होता है, समझ में आ रही है ना बात। तो हम राष्ट्रपति के चुनाव में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग डायरेक्ट इलेक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं और लोकसभा के इलेक्शंस के बारे में बात करी। अगर आपसे पूछता है कभी भाई बताओ लोकसभा में कौन सी पद्धति से चुनाव होते हैं, तो आप बोलेंगे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। बच्चों हिंदी वालों के लिए भी इसको यही कहा जाता है, आप लोग ऐसे को कह सकते हैं सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय। समझ में आ रहा है ना, सर्वाधिक मत प्राप्ति की विजय, इसको हम लोग हिंदी में ऐसा कह सकते हैं, बट उतना ज्यादा कोई खास नहीं है। चलिए अब पढ़ते हैं आगे को। देखो पहले हमने देखा कि कितनी सीट है, फिर हमने देखा कि इस सीट में चुना कैसे जाएगा। अब देखते हैं कि इस सीट में जो चुना जाने वाला व्यक्ति होगा उसकी क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, उसकी अर्हताएं क्या क्या होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन कि जो वर्ष आयु होनी चाहिए वह 25 वर्ष की आयु का व्यक्ति होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, 25 वर्ष की व्यक्ति का आयु होना चाहिए। अब देखो इधर एक बहुत ही बढ़िया गोल्डन क्वेश्चन करते हैं। अब हम ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन समझा रहे हैं, 25 वर्ष से जो क्वेश्चन बनता है, मैं वहां पॉइंट लिखा हूं तो समझाना है, मैं इधर समझाते रह रहा हूं, दिमाग में समझने वाली चीज को ज्यादा फोकस करिए। देखिए पेपर में एक क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनिएगा, पहले मैं समझाता हूं। देखो आप सभी लोगों को पता है प्रधानमंत्री होता है, देयर इज अ पीएम, यानी कि एक प्रधानमंत्री होता है। आपको प्रधानमंत्री बनने के लिए थोड़ा बहुत कुछ चीजें बता रहे, पीएम कैसे बना जाता है। देखिए आपको एक बात पता है बच्चों, अभी तक पढ़ रहे हो तुम, एक होती है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। मेरी बात को बहुत अच्छे तरीके से सुनना। अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो आपको या तो राज्यसभा या तो लोकसभा, इन दोनों में से किसी एक का सदस्य होना आवश्यक होता है। ध्यान से सुनिएगा, पेपर में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जो व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर नहीं है हम उसे भी मंत्री बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही कथन है, इस बात को याद रखिएगा। मान लेते हैं आप हैं, समझ में आ रहा है ना, आप बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति हैं, आप खतरनाक व्यक्ति हैं, अगर आपको हम राज्यसभा भेजना चाहें या लोकसभा भेजना चाहें, क्लियर हो गया ना। या अगर हम आपको कोई मंत्री पद देना चाहें, आप बहुत ही ज्ञानी आदमी हैं, हम आपको एक मंत्री पद देना चाहते हैं, मगर मंत्री आप तब बनेंगे जब इन दोनों में से किसी भी एक सदन के सदस्य होंगे। हमने आज आपको मंत्री बना दिया, मगर आपके पास इन दोनों में से किसी भी सदन की सदस्यता नहीं है, तो यहाँ पर कोई प्रावधान होता है 6 माह के भीतर आप लोगों ने इन दोनों में से किसी भी एक हाउस की सदस्यता लेनी होती है। सिमिलरली किसके साथ भी होता है, प्रधानमंत्री के साथ भी होता है। ऐसा हमारे इतिहास में हुआ है, जब हम प्रधानमंत्री टॉपिक पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो राज्यसभा से प्रधानमंत्री चुने गए थे। समझ में आ रहा है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, पेपर में कभी कभी आता है। देखिएगा, फिलहाल आगे बढ़ते हैं।
तो होता क्या है बच्चों, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या बोला, प्रधानमंत्री बनने के लिए एक अच्छी सी क्वालिफिकेशन है कि वह इन दोनों में से किसी का भी सदस्य होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। अब आपको एक बात पता है, लोकसभा में बनने के लिए 25 वर्ष है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष है, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं दोनों का दोनों। अब अगर मैं पूछता हूं आपसे कि बताओ प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, तो क्या बोलोगे? 25 वर्ष। समझ में आ रहा है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, तो याद रखेंगे। टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो चाहिए होती है वह 25 वर्ष की चाहिए होती है, जो कि कहां की भी है? लोकसभा की। समझ में आ रहा है, अच्छा क्वेश्चन बनता है। अगला दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है भैया, अगला एक और चीज होती है इसमें, क्वालिफिकेशन में मैं 2-3 ही लिखाता हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगला है वही, भारत का एक नागरिक होना चाहिए, शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का एक नागरिक होना चाहिए, हाँ किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और मानसिक रूप से भी ठीक होना चाहिए। समझ में आ रहा ना, ये दो हल्की सी क्वालिफिकेशंस हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने क्या बोला आप लोगों को, मानसिक रूप से सही होना चाहिए, यानी कि दिमागी हालत सही होनी चाहिए, और किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद अभी बाद में आप लोग समझेंगे कि आखिर ये लाभ का पद होता क्या है। समझ में आ रही है बात? चलिए भाई अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे को। क्लियर हो गया? बताइए, पहले आप लोग इधर देखिएगा अच्छे तरीके से, इस चीज को समझिएगा जितना इसमें लिखा हुआ। समझ में आ रही है बात? चलिए देखिएगा एक बार अच्छे तरीके से, इसको देख लीजिए। बढ़ते हैं फिर आगे को। देखो भाई, तो देखो क्वालिफिकेशन हमने पढ़ा, 25 वर्ष, सिटीजन ऑफ इंडिया। थोड़ा सा इसके ड्यूरेशन के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर से कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक हो गया? अगर हम ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा के बारे में बात करते हैं, देखिए समझते रहिए चीजों को, स्टेप वाइज सब चल रहा है। लोकसभा का कार्यकाल, इसे हम बोलते हैं लोकसभा का कार्यकाल। थोड़ा सा लोकसभा के कार्यकाल के बारे में बात कर लेते हैं। तो लोकसभा का कार्यकाल अगर हम बात करेंगे, देखो ध्यान से समझते रहना। आपको एक बात तो पता है कि जो लोकसभा का कार्यकाल होता है भाई, वो 5 वर्ष का होता है। बस सुनते रहेंगे अच्छे तरीके से। लोकसभा का जो सामान्य कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। अब एक बहुत अच्छा पॉइंट बनता है, 5 वर्ष तो होता है, ठीक है, 5 वर्ष कब से? समझ में आ रहा है ना, इलेक्शन की डेट से। तो याद रखेंगे 5 वर्ष का कार्यकाल जो गिना जाएगा जब लोकसभा की पहली मीटिंग होगी, फ्रॉम द फर्स्ट मीटिंग, पहली मीटिंग से गिना जाएगा। यानी कि जब नवनिर्वाचित लोकसभा चुनी जाती है उसकी जो पहली मीटिंग होती है, ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज स्टेप वाइज चल रही है, देख लो। जब लोकसभा की निर्वाचन होगा या जब लोकसभा चुनी जाएगी तो उसकी जो पहली मीटिंग होती है, पहली मीटिंग या प्रथम बैठक से लोकसभा के 5 साल गिने जाते हैं। पहला पॉइंट। अगला, अच्छा एक बात बताएंगे आप लोग, ध्यान से सुनते रहेंगे, ये पेपर में पूछा जाता है। अगर कभी पूछेंगे कि भैया ड्यूरेशन तो 5 साल होता है, सामान्य कार्यकाल जो होता है लोकसभा का वो 5 साल होता है, तो क्या ये कभी किसी स्थिति में 5 साल से कम या किसी स्थिति में 5 साल से ज्यादा हो सकता है? देखो ये राज्यसभा में ये पॉइंट क्यों नहीं बना? राज्यसभा में क्योंकि परमानेंट हाउस था, वहां देख रहे थे हर 2-2 साल की साइकिल बन रही थी, 1/3 रिटायर हो रहे थे, बढ़िया था, वहां 6 साल पूरे करो, और उन्होंने साइकिल ऐसी बना रखी है कि हर 2-2 साल में आदमी रिटायर होगा। मगर यहाँ पर वो ऐसा नहीं है, 5 साल में एक ही बार सभी लोगों के इलेक्शन होते हैं और सब लोग 5 साल तक रहते हैं। मगर हम ये देख रहे हैं 2 पॉसिबिलिटी, कि किसी केस में 5 साल से कम हो सकता है या किसी केस में 5 साल से ज्यादा हो सकता है। तो सुनिएगा, 5 साल से कम कार्यकाल कब होगा? जैसे मैं बता रहा हूं स्टेप वाइज, वैसे याद रखिएगा। 5 साल से कम इसलिए होता है, ध्यान से समझिएगा, 5 साल से कम तब होगा यदि, ध्यान से सुनिएगा, यदि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, यानी कि पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यदि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे, यदि प्रधानमंत्री की मंत्री परिषद होती है, अभी आप पढ़ेंगे, सुनते जाइए। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद ने राष्ट्रपति को यह सलाह दी, या मैं बोलूंगा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ने यदि प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को यह सलाह दी कि भैया ऐसा है हम बहुमत सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, या ऐसा है कि भैया अभी थोड़ा सा लोकसभा में दिक्कत हो गई है, या हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है, कुल मिलाकर आप ऐसा बोलिएगा, यदि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद का हेड भी प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री जाएगा, पीछे पीछे सारे मंत्री आएंगे और राष्ट्रपति को एक लेटर देंगे, राष्ट्रपति को बोलेंगे भाई साहब ऐसा है, देखिए हमारी लोकसभा थी, हम आज तक इसमें सरकार चला रहे थे, हमारे बस का नहीं लग रहा है, काम कर दीजिए। राष्ट्रपति से कहेंगे कि आप इसको भंग कर दीजिए, इसको डिसॉल्व कर दीजिए। समझ में आ रहा है? इसको भंग कर दीजिए, इसको डिसॉल्व कर दीजिए। आपसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेंगे, द पावर टू डिसॉल्व ऑफ लोकसभा रेस्ट विद, यानी कि लोकसभा के विघटन की शक्ति किसमें निहित होती है? तो आप बोलेंगे
पढ़ेंगे ऑप्शन होगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना, पहला ऑप्शन होगा प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन होगा राष्ट्रपति की स्वैच्छिक इच्छा से, तीसरा ऑप्शन होगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर, चौथा ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको तीसरे ऑप्शन के जाने में जाना है जो कहता है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है मगर केवल और केवल प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर। इसीलिए बच्चों ये एक कारण है और दूसरा कारण वही मैंने आपको बताया था ना, इसीलिए इसको टेम्परेरी हाउस कहते हैं, इसको अस्थायी सदन कह सकते हैं, कभी भी इसका विघटन हो सकता है, पहला केस। दूसरा केस कि इसका कार्यकाल ज्यादा कब हो सकता है, ज्यादा एक बार बढ़ाया भी हमने, इसका कार्यकाल हम 1 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं जब अगर हमारे देश में आपातकाल लगा हो। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। हम आपातकाल के समय में लोकसभा का कार्यकाल 1 साल बढ़ा सकते हैं, आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 1 साल बढ़ा सकते हैं। पहले हमने 42वां संविधान संशोधन 1976 किया, उसके तहत हमने लोकसभा का कार्यकाल उस समय बढ़ाया 75 से लगभग 76 और उसके बाद हमने फिर से अमेंडमेंट किया, 76 के बाद बढ़ाया उसके बाद हमने फिर अमेंडमेंट किया और फिर से उसका 1 साल कम कर दिया। यानी कि कुल मिलाकर बस आप लोग एक बात किया। और एक और बात पूछेगा, आपातकालीन के दौरान लोकसभा का कार्यकाल ज्यादा से ज्यादा कितना बढ़ाया जा सकता है, तो याद रखिएगा ज्यादा से ज्यादा एक बार में 1 साल, 1 साल से ज्यादा आप लोकसभा का कार्यकाल नहीं बढ़ा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द मैक्सिमम टेन्योर फॉर लोकसभा, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल हो सकता है। पहला ऑप्शन देते हैं आप लोगों को 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोगों को पता है कितना वर्ष हो सकता है, 6 वर्ष। समझ में आ रहा है ना, अधिकतम कार्यकाल जो हो सकता है वो कितना हो सकता है, 6 वर्ष का हो सकता है, क्योंकि जब आपातकालीन लगेगा तो यह प्रावधान है कि लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो हम ऐसा कहेंगे कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है बच्चों वह अधिकतम जो हो सकता है बच्चों 5-6 वर्ष तक हो सकता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चलिए ये थी हमारी सामान्य जानकारी, क्लियर हो गया ना। ये पूरा का पूरा एक लोकसभा का हल्का सा इंट्रोडक्शन था, लोकसभा कैसे गठित होता है, कौन कौन लोग वहां जा सकते हैं, क्लियर हो गया। कब से कब तक लोगों का कार्यकाल होता है, कभी जल्दी भी भेज सकते हैं उन लोगों को घर, कभी 1 साल के लिए और भी बढ़ाया जा सकता है। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने कल बात करी थी राज्यसभा के ऑफिसर्स के बारे में। आपको पता है राज्यसभा में भी 2 लोग होते हैं, क्लियर हो गया ना। एक होता है भैया वहां का सभापति, एक होता है हमारा उपसभापति। और आप सभी लोग जानते हैं कि जो सभापति होता है वह पदेन अध्यक्ष होता है, मतलब जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है वह पदेन सभापति होता है। सिमिलरली जो आज हम बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं ऑफिसर्स ऑफ लोकसभा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरी बात को बहुत अच्छे तरीके से सुनना, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे पढ़ते जाइए। बस आप लोगों का काम बस इतना ही है, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प मिलेगी, बिल्कुल ध्यान से देखते जाइएगा। क्लियर हो गया। अभी हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं ऑफिसर्स ऑफ लोकसभा के बारे में। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, या मैं ऐसा कहूंगा कि जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं उनके बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो आपको बच्चों यहाँ को याद रखना है कि लोकसभा के तीन पदाधिकारी होते हैं, 3 ऑफिसर्स होते हैं लोकसभा में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेन 3 होते हैं, वैसे तो महासचिव भी होता है अगर हम चौथे को मिलाएंगे तो, बट यहाँ पर को बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। मैं अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझते रहना जो आप लोगों को बता रहे हैं। मेनली जो होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसमें अब अगली सब हेडिंग होगी ऑफिसर्स ऑफ लोकसभा, यानी कि ऑफिसर्स ऑफ लोकसभा। जैसे हम लोग बोलते हैं बच्चों लोकसभा के पदाधिकारी, सिंपल लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर को, लोकसभा के पदाधिकारियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो लोकसभा के पदाधिकारी, ध्यान से समझना, जो सबसे पहला आदमी हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में। ध्यान से सुनते जाओ, बोलो नहीं। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे उप स्पीकर, यानी कि जिसे हम बोल सकते हैं डेप्यूटी स्पीकर के बारे में। अगला जो हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न, प्रोटेम स्पीकर। क्लियर हो गया। ये कई कम किताबों में भी दिए रहते हैं और कई कम लोगों को इसका ज्ञान होता है। प्रोटेम स्पीकर कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, सीडीएस की परीक्षा में 2-3 बार इसको पूछा गया है। समझ में आ रहा है ना, अच्छे पेपरों में प्रोटेम स्पीकर पूछा जाता है। उसके बाद एक और आदमी होता है जनरल सेक्रेटरी, या जिसे आप लोग महासचिव बोलते हैं। क्लियर हो गया। एक और व्यक्ति होता है जनरल सेक्रेटरी। मगर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है, हम बस जो बात करने वाले हैं स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर। बट वैसे चौथा पदाधिकारी भी होता है जिसे हम लोग बोल सकते हैं बच्चों जनरल सेक्रेटरी, यानी कि महासचिव जिसे बोला जाता है। क्लियर हो गया। इसको अगर मैं मिटा भी दूं तो काम चल जाएगा, मैंने आप लोगों को बता दिया है। बस चौथा एक और व्यक्ति होता है। समझ में आ रही है बात। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलो पहले स्पीकर के बारे में हल्का सा बात कर लेते हैं। स्पीकर के बारे में अगर हम बात करेंगे, स्पीकर से सबसे पहले तो 2 क्वेश्चन यहीं पर को नोट कर लो। क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछते हैं कि भाई बताइए प्रथम लोकसभा के स्पीकर, तो आप बोलेंगे जीवी मावलांकर, गणेश वासुदेव मावलांकर इनका पूरा नाम हुआ करता था। ये हमारी पहली लोकसभा के स्पीकर थे। 1952 में जो पहली लोकसभा बनी थी
आई रिपीट 1952 में जो पहली लोकसभा बनी थी उसके जो पहले स्पीकर हुआ करते थे वो थे जीबी मावलंकर। और अगर आपसे पूछा जाएगा प्रेजेंट में राजस्थान से लोकसभा सांसद ओम बिरला जी हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं। तो ये क्वेश्चन सिंपल से हो गए, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी मान सकते हैं आप इन्हें। जीबी मावलंकर और ओम बिरला राजस्थान विधानसभा राजस्थान सांसद है। डेप्यूटी स्पीकर प्रोटेम स्पीकर का पद आप लोगों से ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक हो गया। बट हम लोग अब इन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। स्पीकर क्या होता है, डेप्यूटी स्पीकर क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम खींचते हैं स्पीकर के बारे में, ध्यान से सुनते रहो भाई एक एक करके चीजों को। सबसे पहले हम स्पीकर के बारे में जान लेते हैं। स्पीकर ही बच्चों इसको हिंदी में भी बोलते हैं। स्पीकर के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये स्पीकर कौन होता है, कहां से आता है, समझ में आ रही है बात। जो हमारा स्पीकर होता है आखिर में ये व्यक्ति होता कौन है, चलिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बार अगर हम बात करेंगे, अगर आपसे पूछा गया कि भाई बताइए लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, अच्छा देखो दो चीजें बनती है, हमारे को भी बढ़िया क्वेश्चन। अगर पूछा जाएगा कि सदन का नेता, लीडर ऑफ हाउस, बहुत अच्छे तरीके से सुनना, कंफ्यूज नहीं करना है। अगर पूछा जाएगा लीडर ऑफ हाउस, सदन का नेता, तो वो प्रधानमंत्री होता है, समझ में आ रहा है ना। सदन का नेता अलग चीज है, नेता जो होता है प्रधानमंत्री होता है। और अगर पूछा जाएगा सदन का अध्यक्ष, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर पूछा जाएगा सदन का अध्यक्ष, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई बताइए लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो आपका आंसर होगा सर स्पीकर होता है। और अगर मैं आपसे पूछूंगा लोकसभा का नेता कौन होता है, तो आप बोलेंगे सर प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्पीकर के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली बात, ये व्यक्ति आता कहां से है। अच्छा एक बार बताओ, मैंने हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ था कि जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा का जो हेड होता है, सुनते रहो बस, राज्यसभा का जो हेड होता है, राज्यसभा का जो सभापति होता है, वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। पढ़ा था मैंने आपको बताया भी था, क्वेश्चन ऐसे ही आता भी है। निम्न में से कौन से सदन का अध्यक्ष उसका निम्न में से कौन से सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हाउसेज इज नॉट द मेंबर ऑफ दैट हाउस। तो आप बोलेंगे कि वो होता है हमारे पास राज्यसभा का सभापति, क्योंकि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति हो रहा है, उपराष्ट्रपति हमारे पास राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। सदस्य की बात करना है। मगर जो लोकसभा का स्पीकर होता है, पहला पॉइंट तो यही आएगा, ही इज द मेंबर ऑफ लोकसभा। पहला पॉइंट यही आएगा कि वह लोकसभा का सदस्य होता है, ही इज द मेंबर ऑफ लोकसभा। जो भी अध्यक्ष होगा वह लोकसभा का सदस्य होगा। दूसरा पॉइंट, अगर ये लोकसभा का सदस्य होगा तो जब मीटिंग होती है लोकसभा की, ध्यान से सुनिएगा, जब लोकसभा की मीटिंग होती है तो वहीं पर को लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही लोकसभा के अध्यक्ष को चुना जाता है। ध्यान से सुनिएगा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, जो ये लोकसभा के यहाँ मैंने सदस्य लिखे थे 543, यही लोग आपस में मिलकर एक क्या चुनते हैं, स्पीकर को चुनते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, यही लोग मिलकर एक क्या चुनते हैं, स्पीकर को चुनते हैं। समझ में आ रही है बात। अच्छा अब हम लोग थोड़ा सा स्पीकर की पावर के बारे में बात करते हैं। इसी के अंदर समझ में आया स्पीकर होता कौन है, वहीं का सदस्य होता है, कौन लोग चुनते हैं, वही लोग आपस में चुनते हैं स्पीकर को। समझ में आ रही है बात। यानी कि जो लोकसभा के मेंबर होते हैं, दे ओनली इलेक्ट द स्पीकर ऑफ लोकसभा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसकी मुख्य शक्तियां क्या होती हैं, तो बहुत अच्छी पावर्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट यहाँ पर से क्लियर होते हैं, बस सुनते जाइए आप। सबसे पहली बात, स्पीकर ही डिसाइड करता है, बोलना नहीं है, इधर देखो, स्पीकर डिसाइड करता है कि कोई भी डिसाइड करता है कि कोई भी जो हमारा फाइनेंशियल बिल होता है, आई रिपीट, कोई भी जो फाइनेंशियल बिल होता है या कोई भी बिल, मनी बिल होगा या नहीं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। द स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड्स वेदर अ फाइनेंशियल बिल इज अ मनी बिल और नॉट। लोकसभा का स्पीकर या लोकसभा का अध्यक्ष यह तय करता है कि कोई भी विधेयक, कोई भी वित्त विधेयक, धन विधेयक है या नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग, ध्यान से सुनिएगा। स्पीकर डिसाइड करता है कि कोई भी बिल, कोई भी विधेयक। अब देखो विधेयक के प्रकार आप पढ़ोगे, अब 3-4 प्रकार के विधेयक मैं आपको पढ़ाऊंगा, समझ में आ रहा है ना। 4 अगर हम बात करेंगे, ऑर्डिनरी, फाइनेंशियल, मनी और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। जब हम इन 4 बिलों के बारे में बात करेंगे तो हम आपको पढ़ेंगे बच्चों कि जैसे कोई भी बिल है, अगर वो वित्त से संबंधित होता है, पैसों से संबंधित होता है, तो उसे वित्त विधेयक कहते हैं। आप समझ गए। कोई भी विधेयक, सबसे पहले जब वित्त विधेयक होता है, वित्त विधेयक की शक्ति होती है कि वो लोकसभा में जाता है। सुनते रहना। जैसे कल हमने एक पॉइंट पढ़ा था, राज्यसभा की स्पेशल पावर। राज्यसभा की स्पेशल पावर में क्या था कि अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना होगा तो उसके लिए जो बिल होगा वो सबसे पहले केवल और केवल राज्यसभा में जाएगा। सिमिलरली
कोई भी अगर फाइनेंशियल बिल होगा तो फाइनेंशियल बिल पहले लोकसभा में जाएगा, फाइनेंशियल बिल लोकसभा में जाएगा, स्पीकर के पास वो बिल जाएगा, स्पीकर उस बिल को देखेगा और उसके बाद डिसाइड करेगा कि ये जो वित्त विधेयक है क्या ये धन विधेयक है या इसको खाली वित्त विधेयक रहने दिया जाए। ये बहुत गजब का पॉइंट होता है, समझ में आ रहा है ना। तो याद रखेंगे सबसे पहली पावर इसकी यही है, स्पीकर निर्धारित करता है, स्पीकर डिसाइड करता है कि कोई भी एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई भी एक धन विधेयक है या नहीं, यह हर हमेशा डिसाइड करेगा स्पीकर। पहला इंपॉर्टेंट शक्ति है हमारे पास जो हमारा लोकसभा का स्पीकर होता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा ध्यान से सुनते जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लो ध्यान से समझेंगे, बहुत बढ़िया पॉइंट कर रहे हैं आप लोग। अब सुन लो, बहुत अच्छी अच्छी कंडीशंस यहां पर आएंगी और ये कंडीशंस को ऐसे ही याद रखना है जैसे मैं बता रहा हूं, पेपर में भी ऐसे ही आएगा बहुत अच्छे तरीके से। पावर को याद रखिएगा स्टेप वाइज, और ये बहुत शॉर्ट में आप लोगों को मैं बहुत डिटेल में पढ़ा दे रहा हूं, समझ आ रहा है ना। देख सुनते जाइए बस अच्छे तरीके से बच्चों। देखो एक और कॉन्सेप्ट होता है आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 कहता है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। पहले समझाता हूं, ध्यान से सुनते रहना, क्लियर हो गया ना। ज्वाइंट सिटिंग या ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। चलिए, जो ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, समझ में आ रहा है ना। यानी कि दोनों सदनों का जो जिसे हम लोग बोलते हैं दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन। मान लो कोई भी बिल है, ध्यान से सुनना, एक होता है राज्यसभा, मैं पहले राज्यसभा लिखूंगा तुम्हें भी याद हो जाएगा, उच्च सदन निम्न सदन, समझ में आ रहा है ना। देखो भाई, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा, कोई भी बिल ले लो, मगर देखो कुछ बिलों के मामले में कुछ इसके पास स्पेशल पावर है, कुछ इसके पास स्पेशल पावर है। जैसे इसकी स्पेशल पावर क्या थी, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए बिल केवल और केवल यहां लाया जा सकता है, और जो मनी बिल होता है केवल और केवल यहां लाया जाता है। बिलों के बारे में दोनों को स्पेशल पावर्स होती हैं। तो सुनना, मान लो कोई भी बिल पहले लोकसभा में लाया गया, समझ में आ रहा है। अब बिल यहां से गया लोकसभा से गया राज्यसभा में, क्लियर हो गया ना। बिल गया लोकसभा से पास हो गया राज्यसभा में, राज्यसभा वालों ने इस बिल को लटका दिया, यानी कि पास नहीं किया। पहला केस समझ में आ रहा है। सिमिलरली हम उल्टा रिवर्स में मान सकते हैं, राज्यसभा से पास हुआ, लोकसभा में गया, लोकसभा वालों ने लटका दिया, यानी कि किसी भी बिल को कोई भी आदमी लटका सकता है। अभी ज्वाइंट सेशन हम और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे बाद में, बट अभी जो हमारे पास स्पीकर है उसकी पावर्स को अच्छे तरीके से समझ लो, समझ में आ रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे, ऐसे केस में क्या होता है कि पार्लियामेंट द्वारा, संसद के, ध्यान से सुनिएगा, पार्लियामेंट द्वारा, अच्छा एक बात बताओ, सुनो, मुझे एक बात अच्छे तरीके से बताना, मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में एक बात बताई थी, अगर कोई भी बिल राज्यसभा से पास हो गया, लोकसभा से भी पास हो गया, उसके बाद कहां जाएगा, तीसरे नंबर पर राष्ट्रपति के पास जाएगा। सुनते रहो बस, तीसरे नंबर पर राष्ट्रपति के पास जाएगा। अगर यहां से दोनों जगह से पास हुआ था तो किसके पास जाता बिल, तीसरे नंबर में राष्ट्रपति के पास जाता। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों अगर पास करते हैं तो राष्ट्रपति आस लगे रहेगा कि मुझे मिलेगा, मैं हस्ताक्षर करूंगा। अब यहीं से पास नहीं हो रहा तो इंतजार किसको होगा, राष्ट्रपति को। तो आप एक तरीके से याद करो, मैं आपको याद करा रहा हूं कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन, इंग्लिश में ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट व्हाइल इट इज प्रेसाइडेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा राष्ट्रपति। क्यों बुलाएगा राष्ट्रपति, तुम देख रहे हो, अगली बार अगर पास हुआ था तो राष्ट्रपति के पास मिल जाता, बुलाएगा राष्ट्रपति, मगर उसकी अध्यक्षता जो करेगा वो लोकसभा का स्पीकर करेगा। समझ में आ रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर इसकी। तो चलिए मैं आप लोगों को पूरा पॉइंट बना के लिखता हूं। पहला पॉइंट स्पीकर, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट अभी तक बस हम लोगों ने समझा हुआ है। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा लिखते हैं, बस अच्छे तरीके से समझते रहिए। अभी पहले स्पीकर कंप्लीट करेंगे अच्छे तरीके से। अगला ध्यान से समझिएगा, समझते हैं। पहले मैं पूरा लिखता हूं, इसी में आर्टिकल 108 होता है। आर्टिकल 108 वैसे भी तुम्हें पता है एम्बुलेंस होती है, और आर्टिकल 108 है इमरजेंसी, और इमरजेंसी में ही हम बुलाते हैं ज्वाइंट सेशन, ऐसे ही याद करोगे। इमरजेंसी में ही हम बुलाएंगे ज्वाइंट सेशन, समझ में आ रहा है। इमरजेंसी में हम क्या बुलाएंगे, ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ज्वाइंट सेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन जिसे हम कहते हैं, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन। और अगर आपसे पूछा जाता है, आर्टिकल पहले भी पूछा जा चुका है 108, आराम से याद रख सकते हैं। अगर इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे पहला, दूसरा, तीसरा जो मैं पॉइंट लिखूंगा असिस्टेंट कमांडेंट 2019 के पेपर में पूछा गया है, ये आप लोग ढूंढ के आएंगे मेरे लिए, बट पहले समझते हैं। पहली बात तो है कॉल्ड बाई, यानी कि बुलाता कौन है। आप सभी लोगों को याद हो गया, बुलाएगा राष्ट्रपति। बोलो कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति। बहुत अच्छा पॉइंट है, बुलाएगा या राष्ट्रपति। अगर आपसे पूछा जाता है प्रिसाइडेड बाई,
यानी कि इस जो संयुक्त अधिवेशन, जब लोकसभा और राज्यसभा वाले एक साथ आके मीटिंग करेंगे, अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो आपका आंसर होगा कि लोकसभा का स्पीकर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही पॉइंट तो हम पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है। लोकसभा का अध्यक्ष इसकी क्या करता है, अध्यक्षता करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज तक संयुक्त अधिवेशन 3 बार बुलाया जा चुका है। आज तक जो संयुक्त अधिवेशन है, ज्वाइंट सेशन है, 3 बार बुलाया जा चुका है। अब आप लोग कल ढूंढ के आएंगे ये कि कौन कौन से 3 बिल थे। यही क्वेश्चन असिस्टेंट कमांडेंट में आया था, उसने क्या पूछा, निम्न में से किस बिल के लिए ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया गया। अब काम होगा कि आप ढूंढ के आएंगे 3 बिल कौन कौन से थे जिसके लिए ज्वाइंट सेशन बुलाया गया था। समझ में आ रहा है ना, 3 बिल ढूंढिएगा जिसके लिए ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। समझ में आया। अगर ज्वाइंट सेशन कभी भी दिमाग में आएगा तो सारी चीजें एक साथ दिमाग में आनी चाहिए। समझ में आ रहा है। स्पीकर की पावर तो है ही है भाई साहब, स्पीकर की पावर तो है ही है कि स्पीकर जो है हमारा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा, मगर उससे भी इंपॉर्टेंट जितनी भी पावर्स आप लोगों को बताई हुई हैं, मतलब जितना भी ज्वाइंट सेशन के बारे में बताया वो आपको याद रखना। फिलहाल स्पीकर से एक और बार रिवाइज करते हैं। लोकसभा का सदस्य होता है, याद रखना, ऐसा मत समझना कि राज्यसभा के जैसे सदस्य नहीं होता है। स्पीकर डिसाइड करता है या स्पीकर निर्धारित करेगा, ध्यान से सुनना, स्पीकर ही निर्धारित करता है कि कोई एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। इसका जो फाइनल निर्णय होता है वह राष्ट्रपति के पास होता, स्पीकर के पास होता है कि कोई धन विधेयक, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं ध्यान से। अगला ये भी है इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर्टिकल 108 के बाद। चलिए ये 2 पॉइंट तो सबसे इंपॉर्टेंट भाई, लोकसभा के स्पीकर की 2 शक्तियां सबसे इंपॉर्टेंट, स्पीकर की ये दोनों पावर इंपॉर्टेंट है। अगला, जो स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है इसके पास एक निर्णायक मत होता है। जैसे मान लो कि हमारे पास 543 जो सदस्य हैं अभी वर्तमान में, अगर कभी ऐसा होता है, ध्यान से सुनते रहो, अगर कभी ऐसा होता है कि भैया जो लोकसभा है, लोकसभा में जब मेंबर आते हैं कोई भी, जैसे किसी भी चीज के मामले में अगर वोटिंग हो रही होती है, समझ में आ रहा है ना, तो वोटिंग होती है तो उसे क्या वोटिंग होती है, मान लो अगर बराबर मत मिल गए, कोई भी बिल है, अगर बराबर वोट मिल गया, हमने बोला कि ऐसा करते हैं कल को, अगर सदन में बिल्कुल क्लैश हो गया कि इतने लोग कह रहे हैं ये करते हैं, इतने लोग कह रहे हैं ये करते हैं, दोनों बराबर हैं, तो इस समय में जो अपना कास्टिंग वोट होता है, समझ में आ रहा है ना, यानी कि जिसे हम बोलते हैं बच्चों हिंदी में निर्णायक मत। अगर कभी पूछता है कि कास्टिंग वोट की पावर किसके पास होती है, निर्णायक मत। निर्णायक मत आप लोग समझ सकते हैं, यानी कि जिससे निर्णय होगा, एक मत वहां बढ़ जाएगा, और निर्णायक मत की जो शक्ति होती है वह भी हमारे पास स्पीकर के पास होती है। स्पीकर के पास सदन में निर्णायक मत की शक्ति होती है। जो छोटे एग्जाम की तैयारी, अगर वनडे एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो वन लाइनर क्वेश्चन 10th और 12th लेवल में, आई रिपीट 10th और 12th लेवल के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, सिंपल पूछेगा, लोग ये बिल कौन डिसाइड करेगा, सिंपल पूछेगा, प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, क्लियर हो गया, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, राज्यसभा जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसका चुनाव कौन करता है, ज्वाइंट सेशन कौन से आर्टिकल में है। मगर अगर आप अच्छी परीक्षा दे रहे हैं तो आपसे पूछेगा स्पीकर की शक्तियों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट पूछेगा स्पीकर अध्यक्ष होता है, दूसरा पॉइंट दे देगा कि जो स्पीकर होता है वो लोकसभा का सदस्य नहीं होता है। तो आपको वहां पर समझना है क्रोनोलॉजी में, ये आपको सारे पॉइंट याद होने चाहिए और कनेक्ट कर समझ में आ रहा है ना, जो अच्छे पेपर की तैयारी कर रहे हैं। बाकी अगर आप लोगों का वनडे एग्जामिनेशन है, अगर आप लोगों को वनडे क्या कहूं मैं, वनडे तो लगभग सारे एग्जामिनेशन होते हैं, अगर आप लोगों का 10th और 12th लेवल का है तो वन लाइनर के रूप में इसको याद करिए, और अगर आप ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षाएं दे रहे हैं तो थोड़ा सा चीजों को कनेक्ट कर पढ़िए। और आप लोग 12th वाले भी अगर लगता है कि आप लोगों को थोड़ा सा कनेक्ट कर पढ़ना चाहिए, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग वैसे पढ़िए तो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आगे अब जो ये लोकसभा का अध्यक्ष होता है, सबसे पहली बात आप लोगों को इतना पता चल गया। अच्छा, इसके पास एक और वो होता है, पावर होती है इसके पास, वो क्या होती है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, समझ में आ रहा है ना। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है इसके पास एक और पावर होती है, वो क्या होती है, बस सुनते जाओ पावर से बारे में, ये थोड़ा अच्छे पॉइंट है, ये हर परीक्षा में नहीं है, समझ में आ रहा है ना। ये तो बहुत सामान्य प्रश्न है भाई, इंपॉर्टेंट भी है और सामान्य भी है, ये थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा सा गहराई में बातों को लेकर चलते हैं। सुनिएगा, जैसे इसमें एक बात क्या है कि जो लोकसभा का स्पीकर होता है इसके पास एक और पावर होती है, किसी भी व्यक्ति को, कोई भी लोकसभा के सदस्य को डिस्क्वालीफाई कर सकता है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे, लोकसभा का जो स्पीकर होता है भाई, ये किसी भी व्यक्ति को लोकसभा से डिस्क्वालीफाई कर सकता है। नाउ व्हाट इज द मेंट ऑफ डिस्क्वालीफाई, भैया वो तो इलेक्शन जीत के आया है, इलेक्शन से कैसे डिस्क्वालीफाई होगा। इलेक्शन जीतने के बाद एक बहुत ही खतरनाक चीज होती है जिससे आदमी डिस्क्वालीफाई होता है, जिसे हम बोलते हैं डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। अनुसूची 10वीं भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में है एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि जिसे हम बोलते हैं दल बदल कानून।
अब दल बदल कानून क्या होता है ये भी समझ लो, समझ में आ रहा है ना, ध्यान से सुनते जाइएगा बस। यानी कि स्पीकर क्या कर सकता है, पहले लिख लेते हैं, स्पीकर क्या कर सकता है, किसी भी एमपी ऑफ लोकसभा। अच्छा अब अगर मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड शब्द लिखूंगा, एमपी ऑफ लोकसभा मैंने लिखा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा, मतलब एमपी पार्लियामेंट में तो दो होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, तो अगर जो राज्यसभा में होगा तो होगा एमपी ऑफ राज्यसभा, और जो होगा एमपी ऑफ लोकसभा। एमपी को हिंदी में एक शब्द बोला जाता है सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए एक शब्द होता है सांसद, संसद का सदस्य कहलाएगा सांसद। तो हम बोल सकते हैं लोकसभा से सांसद, राज्यसभा से सांसद। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो सुनिएगा, स्पीकर क्या करता है, एमपी ऑफ लोकसभा को डिस्क्वालीफाई कर सकता है, इसको डिस्क्वालीफाई कर सकता है, यानी कि पद से हटा सकता है, केवल और केवल किस मामलों पर, जिसे हम बोल सकते हैं डिफेक्शन लॉ लगाकर, दल बदल कानून लगाकर, दल बदल कानून से, डिफेक्शन लॉ से, दल बदल कानून से। इसके बाद एक ही और पॉइंट है, दल बदल कानून से, दल बदल कानून से। आप पहले समझते हैं दल बदल कानून है क्या, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लो दल बदल कानून से स्पीकर किसी भी सांसद को, एमपी ऑफ लोकसभा को डिस्क्वालीफाई कर सकता है, हटा सकता है दल बदल कानून से। दल बदल कानून का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं पिथौरागढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन जीता, पिथौरागढ़ से लोकसभा सीट है नहीं, फिर भी मान लेते हैं मैं इलेक्शन जीत गया, समझ में आ रहा है ना, यानी कि मैं एक लोकसभा की सीट जीत गया। उसके बाद मैंने क्या किया, मेरे को किसी अच्छी पार्टी से, मैं निर्दलीय जीता मान लो, या मैं किसी दल से जीता, दल से, निर्दलीय में लागू नहीं होगा, मैं बीजेपी से जीत गया, मगर वहां मैंने देखा कि सरकार जो बन रही है वो कांग्रेस की बन रही है, तो मैं अपनी पार्टी के लिए लॉयल नहीं हूं, मैं बिल्कुल लॉयल नहीं हूं। तो मैंने क्या किया, कांग्रेस वालों ने मुझे अच्छे पैसों का प्रलोभन दिया और मैंने बीजेपी की जगह, बीजेपी पार्टी से अपना रेजिग्नेशन देकर मैंने दल बदल लिया। याद रखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे शब्द को, मैंने अपना दल बदल लिया और मैं चले गया भाई साहब कांग्रेस में। समझ में आ रहा है ना, कांग्रेस ने मुझे ठीक ठाक पैसा दिया, मैं कांग्रेस में चले गया, मैंने अपना दल बदल लिया। और इसी रूप में जब मेंबर को, जब स्पीकर को पता चलेगा कि इस व्यक्ति ने, इस लोकसभा के सांसद ने अपना दल बदल लिया है, तो वो बोलेगा इधर आइए, आपने अपना दल बदला है। और 10वीं अनुसूची कहती है कि अगर आप, 10वीं अनुसूची कहती है अगर आप अपना दल बदलेंगे तो जहां से आप चुने गए हैं वो सीट आपकी बर्खास्त कर दी जाएगी, आपके पास कोई भी मंत्रालय हो, कोई भी आपके पास शक्तियां हो, वो सारी शक्तियां छीन ली जाएंगी, यानी कि फिर से आप एक सामान्य व्यक्ति, आपको फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा। इसे कहा जाता है दल बदल कानून। दल बदल कानून से स्पीकर किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकता है, हटा सकता है उसके पद से। अगर उस पर दल बदल कानून लागू हुआ तो उसका मतलब उसकी सीट जहां से वो जीता हुआ है वो क्या हो जाएगी, खारिज हो जाएगी। समझ में आ रहा है? अभी देखो बाद में हम एक और चीज पढ़ेंगे, गठबंधन, कोएलिशन गवर्नमेंट। कोएलिशन में तो दो पार्टियों का आपस में कोएलिशन होता है, समझ में आ रहा है ना, ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति अपनी पार्टी छोड़कर जाएगा, वो भी आएगा बाद में, कंफ्यूज नहीं होना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट एक और होता है स्पीकर का पावर का। स्पीकर, आपको बताना है स्पीकर ही क्या करता है, लोकसभा के सेशन को शुरू करता है, लोकसभा की मीटिंग को शुरू करता है। और स्पीकर लोकसभा की मीटिंग को तब तक शुरू नहीं करेगा, ध्यान से सुनना रहे, वैसे पॉइंट स्टैटिक में भी आ सकता है, मगर लोकसभा का स्पीकर तब तक मीटिंग को शुरू नहीं करेगा जब तक कि कोरम पूरा ना हो। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि कोरम क्या होता है, ध्यान से सुनते रहना, हिंदी में इसे बोलता जाता है गणपूर्ति। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई बताइए गणपूर्ति क्या होती है, कोरम क्या होता है, समझ में आ रहा है ना, तो आप बोलेंगे कि सर इट इज द, कोरम की डेफिनेशन सुनिएगा, इट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर टू स्टार्ट द सेशन ऑफ हाउस। यह सदन के न्यूनतम सदस्य संख्या होती है जिससे सदन का, हम ऐसा कह सकते हैं कि मीटिंग, ये सम्मेलन प्रारंभ किया जाता है। और याद रखेंगे जो एक कोरम होता है वो होता है 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स, कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। मान लो अगर मैं उसको 543 से मानकर 540 मानता हूं, 1/10, यानी कि जब तक 54 लोग उपस्थित नहीं होंगे, जब तक 54 लोग प्रेजेंट नहीं होंगे, तब तक वहां का सेशन क्या नहीं होगा, स्टार्ट नहीं होगा। एसएससी के पेपरों में कई ज्यादा पूछा जाता है, भाई बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोरम, और आपको घबराने के लिए बहुत अच्छे पॉइंट्स देगा। 2/10 क्लियर हो गया ना, ऐसे ही आप लोगों को देगा 1/100, समझ में आ रहा है। तो इस टाइप के बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों के पास होते हैं, आप लोगों को टिक लगाना है। 1/3 जो कोरम होता है दैट इज 1/3 ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ हाउस। बताइए, ये था हमारा और टोटल मिलाकर स्पीकर ऑफ लोकसभा। हमने जो बात करी वो हमने बात करी है लोकसभा के स्पीकर के बारे में, क्लियर हो गया, लोकसभा के स्पीकर के बारे में क्लियर हो गया, लोकसभा के स्पीकर के बारे में। बताइए समझ में आया आप लोगों को लोकसभा का स्पीकर। अभी हमारे पास इसमें दो व्यक्ति और हैं जिनके बारे में हमने पढ़ना है, वो है हमारे पास डेप्यूटी स्पीकर, और जो तीसरा हमारे पास होता है वो होता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर से सीरियल में 2 बार क्वेश्चन आया है स्टेटमेंट वाला, तो बताइए ये समझ में आया आप लोगों को।
चलिए फिलहाल के लिए आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, फिर स्पीकर से आगे को हम लोग खींचेंगे कौन सी क्लास में, अगली क्लास में, ठीक हो गया ना, डेप्यूटी स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर के बारे में।